मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन बोर्ड पे कि आप बताइए कि 40 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। हमें बताना है कि 40 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 40 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। क्या बताना है हमको, शून्यों की संख्या बताना है कि 40 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। चलिए बनाते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ 40 फैक्टोरियल लिखेंगे, उसके बाद इसको हम 5 से कटाएंगे। 5 से कटाएंगे तो ये कटेगा 8 बार में 8 5 40। या 5 से बड़ा है, इसको तब तक कटाएंगे जब तक ये 5 से छोटा ना आए। ठीक है, तो फिर हम यहाँ भाग देंगे 5 एकम 5। यहाँ 1 आया, ये 5 से छोटा है ना, ये 5 से क्या है, छोटा है। अब हम देखेंगे यहाँ 8 शून्य था और यहाँ 1 शून्य था। कुल शून्यों की संख्या कितनी हो गई, तो कुल शून्यों की संख्या हो गई 9। यानी 40 फैक्टोरियल के अंत में कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, ये आसान निकालने का तरीका है। नहीं तो आप सभी जानते हैं कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। अब आप क्या कीजिएगा, 40 39 38 37 36 ऐसे करते करते 1 तक जाइएगा और इन सबका क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा। गुणा करने के बाद आपको पता चलेगा ना कि इसमें कुल शून्यों की संख्या कितनी है, इसके अंत में कुल शून्यों की संख्या कितनी है। तो ऐसे तो नहीं करना है। यदि इस प्रकार से करते हैं तो हमें लगता है कि एक ही क्वेश्चन में पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, एक ही क्वेश्चन में पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे ना करके हमें ऐसे बनाना है। कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 55 फैक्टोरियल। 55 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ लिखेंगे हम 55, उसके बाद इसे हम भाग देंगे 5 से, 11 25 55, फिर 5 से, 5 दूना 10। ये 5 से छोटा है, ये कितना है, 5 से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 11 शून्यों की संख्या यहाँ पे और 2 शून्यों की संख्या यहाँ पे। टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी सर, तो टोटल शून्यों की संख्या होगी 13। यानी 55 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 13 होगी। कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 13 होगी। कितनी होगी, 13 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ लेते हैं, चलिए लेते हैं 125 फैक्टोरियल 125। अब हमें बताना है 125 फैक्टोरियल के अंत में कुल शून्यों की संख्या कितनी है, कुल शून्यों की संख्या कितनी है। तो आप क्या कीजिएगा, तो आप कीजिएगा सर आपने बताया है कि इसे 5 से हमें कटाना है। 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10 50 25। अभी भी 5 से बड़ा है, ये अभी 5 से बड़ा है ना, फिर कटाएंगे 50 25। ये 5 के बराबर है। हमें 5 से छोटा चाहिए। क्या चाहिए, 5 से छोटा चाहिए। तो एक बार और भाग देंगे, एक बार और कटाएंगे, तो 5 एकम 5। देखो यहाँ 5 से छोटा हो गया, 5 से छोटा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमारे पास क्या हो गया, यहाँ हमारे पास 25 शून्यों की संख्या, 5 शून्यों की संख्या और 1 शून्यों की संख्या। कुल टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 25 30 और 1 31। कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31। यानी 125 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो शून्यों की संख्या होगी 31। कितनी होगी, 31 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आ रहा है ना आपको समझ में, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना आपको, आ रहा है ना समझ में। आप बताइए पीछे, ये बातें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। चलिए ठीक है,
अब यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या हम लोग लिखेंगे 1000, 5 से भाग देंगे तो 5 गुना 10 200, फिर 5 से भाग देंगे 5 चौका 20 और 40, फिर 5 से भाग देंगे 8 5 40, 5 से बड़ा है, फिर 5 से भाग देंगे 5 से कम 5। कितना हो गया? 5 से कम 5। ये 5 से छोटा हो गया, ये 5 से छोटा हो गया ना। चलिए ये 5 से छोटा हो गया, तो अब आएंगे हम यहाँ पे शून्यों की संख्या 200, शून्यों की संख्या 40, शून्यों की संख्या 8 और शून्यों की संख्या 1। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल हमारे पास हो जाएगा सर 240, 248 और 1 239। ये हमारा हो जाएगा 249। कितना हो जाएगा? यानी 1000 में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1000 में शून्यों की संख्या हो जाएगी 249। बातें आ रही है समझ में? अब सबको समझ में आ रही है? यदि आप सबको समझ में आ रही होगी तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई सुधार की जरूरत हो तो भी आप इसमें अपना कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोग बताइए, आप सबको समझ में आ रहा है? पीछे आ रहा है समझ में? इधर बोलो बेटा, आ रहा है? हाँ, अच्छा ठीक है, आपको बताइए, आप बताइए, ठीक है ना? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे हम 1225। कितना? 1225, 1225 फैक्टोरियल। अब यहाँ निकालेंगे हम सर 1225, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 50 25। ठीक है, फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20, 5 से कम 5, फिर 8 5 40, फिर 5 से कम 5। कट गया? यहाँ कटा 5 दूना 10, 2 अंक यहाँ बचल है पीछे, तो 2 कटेगा तो 1 शून्य यहाँ लिखेंगे, तो शून्य लिखे 50 25। ठीक है, उसके बाद कटा 5 चौका 20, 5 से कम 5, 8 5 40। शेष क्या बच रहा है उससे मतलब नहीं है, पूरा जितना कट रहा है उतना ही कटाना। जैसे यहाँ 41 है, ठीक है, 5 से भाग दिया, 8 5 40, 8 लिख दिए। 41 के बाद 40 के बाद क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 5 से कम 5, यहाँ भी 3 बचा, 3 से कोई लेना देना नहीं है, 5 से कम 5। इसको हम क्या करेंगे? अब हमारा शून्यों की संख्या हो गया 105, शून्यों की संख्या हमारा हो गया 41, शून्यों की संख्या हो गया हमारा 8, शून्यों की संख्या हमारा हो गया कितना? 1। अब इन सबको हम क्या करेंगे? तो जोड़ देंगे। इन सबको हम क्या करेंगे? तो जोड़ देंगे। तो 205, 205 और 41 कितना हो जाएगा? 246, 246 से कितना हो जाएगा? 247, और 247 और 8 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 255, 255। यानी 1225 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा? तो शून्यों की संख्या होगी 225। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है आप लोग? ये बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यदि हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का समर्थन नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। हमें इतना विश्वास है कि अपने साथी सहपाठियों के पास इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फैक्टोरियल निकालना आगे, शून्यों की संख्या हम लोग निकालना जान गए। अब निकालेंगे हम लोग, अब जानेंगे अब हम लोग जानेंगे गुणनखंड यानी फैक्टर के बारे में कि किसी संख्या का फैक्टर कितने होते हैं
या कौन कौन उन संख्या का फैक्टर होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम सभी लोग जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अधिक मात्रा में इस क्वेश्चन को रेलवे के अन्य एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप बताइए। हमने लिखा कि 16 का कितने गुणनखंड 16 का कितना गुणनखंड है। 16 के कितने गुणनखंड हैं, हमें पता करना है कि 16 के कितने गुणनखंड हैं। तो हम जानते हैं कि गुणनखंड उसे कहते हैं कि जो दी हुई संख्या रहती है वो संख्या किन किन संख्या से कटती है, जिन जिन संख्या से वो कटेगी वो सभी संख्याएं इस संख्या का गुणनखंड होगा। जैसे कि ये हमारे पास 16 है। अब देखते हैं कि 16 किन किन संख्याओं से कटती है। तो सर 16 1 से कटता है, ठीक है। सर 2 से कटता है, ठीक है। सर 4 से कटता है, ठीक है। सर 5 से 8 से कटता है, ठीक है। सर 12 13 14 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। सर स्वयं से कटता है, यानी 16 से कटता है। इसका मतलब ये हुआ कि 16 के फैक्टर कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। यदि यहाँ पूछा जाए कि 16 के कुल कितने फैक्टर हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं, तो आप बताइएगा 1 2 3 4 5, यानी 16 के टोटल कितने गुणनखंड हैं। तो 16 के टोटल 5 फैक्टर हैं। इसी प्रकार से यदि हम पूछे कि आप बताइए 72 के कितने गुणनखंड हैं। 72 के कितने गुणनखंड हैं, आप कहिएगा कि सर 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 6 से कटेगा, 7 से, 8 से, 9, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 14 से कटेगा, ऐसे करके इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे। ऐसे करके इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे। ये आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 1 2 3 4 6 8 9 12 14, इसके बाद भी इनके अन्य फैक्टर होंगे। जैसे कि ये 72 तक जाएगा। 72 तक जाने का मतलब ये हुआ कि इसके बीच में वो संख्या होगी जो सिर्फ 72 को डिवाइड करेगी, 72 को विभाजित करेगी, 72 को काटेगी, वही सभी इसका क्या होता है, फैक्टर होगा। अब 72 का फैक्टर हमें निकालना है तो इतना मेहनत करने पड़ रहा है क्योंकि हम यहाँ तक आकर ही रुके। अब इसको कैसे आसानी से हम निकालेंगे कि हमें तुरंत पता चल जाए कि 72 के कुल कितने फैक्टर होते हैं। 72 के कुल कितने फैक्टर होते हैं, उन सभी फैक्टर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इन्हीं के बारे में जानेंगे कि इसे कैसे जल्दी से निकाला जाता है। तो चलिए हम बताते हैं इसे कैसे निकाला जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने किसका फैक्टर निकाला, तो हमने निकाला 16 का फैक्टर। 16 का फैक्टर हमने निकाला। 16 का फैक्टर जब हमने निकाला है तो अब इसको इस प्रकार से गुणनखंड विधि से 2 से कटाएंगे, 8 दूना 16, 2 से कटाएंगे, 4 दूना 8, 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, 2 के पावर कितने हो गए, तो 2 के पावर हो गए 4। 2 के पावर कितने हो गए, तो 2 के पावर हो गए 4। अब हमें मालूम करना है कि 16 का फैक्टर यदि सर आपने बताया यहाँ से निकाल के 1 2 3 4 5, यानी 16 के कुल फैक्टर 5 है, तो यहाँ से आप कैसे बताइएगा कि 16 के फैक्टर 5 है।
तो हम देखेंगे इसको जब इस तरीके से हमने गुणनखंड विधि से जब इसको हमने तोड़ा तो हमने देखा कि 2 की संख्या 4 है, यानी कुल 2 के पावर कितने हैं, तो 2 के पावर 4 है। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी फैक्टर पता करने के लिए कि 16 का फैक्टर क्या होता है, इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसका जो पावर है, यानी 2 का जो पावर है उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा 16 का कुल फैक्टर कितना निकला। 16 का कुल फैक्टर कितना निकला, तो 5 निकला। 16 का कुल फैक्टर कितना निकला, 5 निकला। यहाँ भी 1 2 3 4 5 ही है, यहाँ भी 5 है और इस तरीके से भी हमने निकाला 5 है। इसी तरीके से हम जानेंगे कि गुणनखंड यानी फैक्टर कैसे निकाले जाता है किसी संख्या का। इसी प्रकार से हम जानेंगे कि कैसे सम संख्या का फैक्टर निकाला जाता है। इसी प्रकार हम जानेंगे कि कैसे विषम संख्या का फैक्टर यानी विषम संख्या के गुणनखंड निकाले जाते हैं। इसी प्रकार से हम जानेंगे कि कैसे विषम संख्या के फैक्टर निकाले जाते हैं। इसी प्रकार से हम जानेंगे कि कैसे सम संख्या के फैक्टर निकाले जाते हैं। इसी प्रकार से हम जानेंगे कि कैसे अभाज्य संख्या का फैक्टर निकाला जाता है। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और समझिएगा, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और कैसे निकल रही है, आसानी से कैसे इसे निकाला जा रहा है। चलिए हम क्या करेंगे कि इसको मिटाएंगे। इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। ये हमने मिटा दिए, यहाँ कोई और संख्या हम ले लेते हैं। जैसे हमने अभी लिया था 72 लेते हैं। 72 का कितने गुणनखंड होते हैं, 72 के कुल कितने गुणनखंड है, 72 के कुल कितने फैक्टर है, इसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए हमने क्या किया, कहा इसको 72 को हम गुणनखंड विधि से तोड़ देते हैं। 72 को किस विधि से, गुणनखंड विधि से तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा। उसके बाद तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 दूना 36। फिर तोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा 9। फिर तोड़ेंगे तो 3। फिर तोड़ेंगे तो 3 एकम 3। अब यहाँ देखेंगे कि 2 लगभग 1 2 3, 2 कितनी बार आया है, तो 2 3 बार आया है। इसका मतलब ये है कि 2 के पावर 3, 2 का पावर 3। 1 2 3 कितने बार आया है, तो 3 आया है सर 2 बार, 3 आया है 2 बार। अब यहाँ हमें बताना है कि बताइए कि 72 के कितने गुणनखंड हैं, यानी 72 के कुल कितने फैक्टर हैं जो 72 को विभाजित कर सकते हैं, 72 को काट सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि जब गुणनखंड निकालना होता है, जब गुणनखंड निकालना होता है तो इसके पावर में 1 जोड़ते हैं। इसके पावर में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं। और इसके भी पावर हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। इसके भी पावर में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे और इसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और इसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में। इसे क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। टोटल हमारे पास 4 3 12, यानी कुल 72 के कुल कितने फैक्टर हैं, 72 के कुल कितने फैक्टर हैं, यानी 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 72 के 12 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे, तो 72 के 12 गुणनखंड होंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई कि गुणनखंड हम कैसे निकाल रहे हैं। इसी तरीके से, इसी प्रकार से हम जानेंगे कि सम संख्या का गुणनखंड, विषम संख्या का गुणनखंड और अभाज्य संख्या का गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो इसे हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम यहाँ लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं सभी संख्या कि हमें कौन कौन से निकालने हैं। चलिए इसे हम मिटाते हैं। इसको हमने मिटाया, यहाँ पर हमने मिटाया। और हमें क्या पता करना है, पहले हमें पता करना है गुणनखंड, फिर पता करना है हमें अभाज्य गुणनखंड, फिर हमें पता करना है अभाज्य गुणनखंड, फिर हमें पता करना है सम गुणनखंड, सम संख्या का गुणनखंड, फिर हमें पता करना है विषम संख्या का। यानी कि जो संख्या दी हुई है उस संख्या में गुणनखंड
उस जो संख्या दी हुई है उस संख्या का कुल गुणनखंड कितना है ये हमें बताना है। उसके बाद हमें बताना है कि जो संख्या दी गई है उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है ये बताना है। उसके बाद फिर हमें बताना है कि उसी संख्या में सम गुणनखंड की संख्या कितनी है, सम गुणनखंड की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। उसके बाद हमें बताना है कि इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ये 4 चीज हमें निकालनी है। ये 4 बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। तो हमने आपको गुणनखंड निकालने बता दिया। ये गुणनखंड कैसे निकलता है, हमने क्या कहा कि इसको पहले 72 को हमने गुणनखंड विधि से तोड़ा। उसके बाद हमने देखा कि सम का पावर कितना है, विषम का पावर कितना है, सम का पावर कितना है, विषम का पावर कितना है। इन दोनों को जब हमने देखा उसके बाद हमने क्या किया, गुणनखंड निकालने के लिए सम में हमने 1 जोड़ा, सम के पावर में हमने 1 जोड़ा, विषम के पावर में हमने 1 जोड़ा, उसके बाद उसे गुणा कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद जो हमें मान मिला वो हमारा क्या हो गया, 72 का फैक्टर हो गया, 72 का गुणनखंड हो गया। हमें विश्वास है कि आपको ये सारी बातें समझ में जरूर आ रही होगी। हम अब आगे बढ़ते हैं और कोई दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ हमने क्या किया, ये 72 है, 72 को हटाते हैं। 72 को हटाने के बाद हम लेते हैं